Hello student learners, here me Vishali Dhawan. So today we are going to start with a new chapter, The Making of Scientist, detailed explanation in Hindi. So let's get started ahead. So this is a picture of Richard H. Ebright, which whom we are talking about in this whole chapter. So I decided to show you this picture because this chapter is very important and very difficult for most of the students, and it is a very important chapter as an examination point of view. So let's discuss about this chapter. And after this video, you will get to know about a lot of this chapter. So I hope it would be your favorite and easiest one. Let's get started with the first slide. The Making of Scientist was written by Robert Peterson. तो रॉबर्ट पीटरसन इस चैप्टर के राइटर थे. आप पहले ही लर्न कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो. रॉबर्ट पीटरसन इसके साइंटिस्ट इस चैप्टर के राइटर थे. तो ये स्टोरी एक पूरी स्टोरी इसके अंदर हम रिचर्ड एच एब्राइट की बात करेंगे, जो कि एक साइंटिस्ट थे और ये पेनिनसुला में पैदा हुए थे, यूएसए में यानी कि, और इन्होंने वहीं पे ये पले बढ़े थे. तो एट द एज ऑफ 24 की एज में इनको थ्योरी ऑफ सेल्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ, साइंटिफिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट पैदा हुआ, पर उससे पहले बहुत कुछ डिस्कवर कर चुके थे. सो एज अ चाइल्ड ही करेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन. ये भी क्वेश्चन में पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये क्या क्या कलेक्ट करने में इनकी हॉबीज़ क्या थी, क्या कलेक्ट करते थे. रॉक्स कलेक्ट करते थे. आपने देखा होगा एक कार्टून सीरीज़ में एक सुजुकी करेक्टर हैं, मुझे नाम नहीं याद है उस कार्टून सीरीज़ का, बट इन दैट करेक्टर वो फॉसिल्स कलेक्ट करता है, यानी कि पत्थर कलेक्ट करना. तो इनकी भी यही एक हॉबी थी, जो कि पत्थर कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. ठीक है. तो इनकी जो लाइफ में इनकी मदर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, द रोल ऑफ हिज मदर. तो इनकी मदर ने मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी मदर ने इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल प्ले किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. अ ग्रेट ड्राइविंग फोर्स इन मेकिंग ऑफ हिम एज अ साइंटिस्ट. उनकी बहुत बड़ी एक कोशिश रही है इसको, इनके बेटे को साइंटिस्ट बनाने में. ठीक है. उनको हमेशा ये बहुत इंकरेजिंग नेचर वाली थी, हमेशा अपने बच्चे को इंकरेज करती थी और उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दिलवाए थे ताकि उनका इंटरेस्ट साइंस की दुनिया में जा सके. उन्होंने उनको क्या क्या दिलवाया था? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा. तो इनकी जो मदर थी, इन्होंने इनको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स दिलवाए थे ताकि इनका साइंस की जो एक लाइफ साइंटिफिक जो एक सिनारियो की एज अ साइंटिफिक सिनारियो अपने बच्चे को उस पार्ट में घुसेड़ना चाहती थी, उससे इन्होंने इनको ये इंस्ट्रूमेंट्स दिलवाए थे. ये क्वेश्चन में पेपर आ जाता है 1 मार्कर्स में, सो प्लीज़ नोट दैट. ठीक है. आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल्ड वे में PDF बनाया है, इसका PPT बनाई है. ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं इसकी मदर की बात करेंगे. इनकी ही वॉज हर. तो इनकी रोल क्या था इनकी मदर का? इनके फादर की डेथ के बाद इनकी पूरी ज़िंदगी थी इनकी मम्मा, क्योंकि इनके फादर की डेथ 3rd ग्रेड में हो गई थी. जब रिचर्ड एच एब्राइट 3rd ग्रेड में पढ़ते थे तो उनकी फादर की डेथ हो चुकी थी और ये इनकी कंपेनियन भी रही थी, इनकी दोस्त भी रही थी. शी वुड फाइंड वर्क फॉर हिम दैट विल मेक हिम लर्न न्यू थिंग्स इफ डज नॉट हैव एनी सेम डे. इनके लिए ऐसी नई नई चीज़ें इनको याद करवाने के लिए ऐसे जब ये फ्री रहते थे, जब इनका स्लैक टाइम होता था डे का, तब इनको काफ़ी कुछ इनकी मदर इनके लिए न्यू थिंग्स इनको लर्न करवाने के लिए सोचती थी. ठीक है. ही लाइक्ड इट एंड वॉन्टेड टू लर्न टू. और वो भी याद करना चाहते थे उन चीज़ों को, और क्या करना चाहते थे, उसको पसंद भी करते थे. ठीक है. तो इस स्लाइड में हम इनके अर्ली चाइल्डहुड टैलेंट के बारे में सीखेंगे. जब ये 2nd ग्रेड में थे तो इन्होंने 25 स्पीशीज़ कलेक्ट कर ली थी बटरफ्लाइज की इनके अराउंड में, और वो भी कितने वीक्स में कलेक्ट कर ली थी? 6 वीक्स में. अप्रॉक्स 6 वीक्स में इन्होंने 25 स्पीशीज़, यानी कि स्पीशीज़ मतलब अलग अलग जो कैटेगरी होती है, अलग अलग बटरफ्लाइज की कैटेगरीज होती हैं, उनको इन्होंने इनकी अलग अलग प्रजातियाँ इन हिंदी में कहूँ तो पाई थी. 25 स्पीशीज़. तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको एक एज अ नोट कंसिडर कर लीजिए. ठीक है. तो अब क्या हम पढ़ने वाले स्लाइड में? धीरे धीरे इनका ना कलेक्शन में इंटरेस्ट नीचे गिरता गया. कलेक्शन में इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा. तो इनकी मम्मा ने देखा कि इनका इंटरेस्ट काफ़ी कम हो रहा है, तो उन्होंने उनको बुक दिला के दी. उस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन में आता ही आता है, क्वेश्चन मतलब पेपर में क्वेश्चन आता ही ज़रूर है, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. ठीक है. ये बुक इनकी मम्मा ने इनको दिला के दी. इस बुक में था क्या? सबसे पहले तो इस बुक के राइटर थे डॉक्टर फ्रेडरिक. ठीक है. डॉक्टर फ्रेडरिक इस बुक को उन्होंने लिखा था, और ये जो डॉक्टर फ्रेडरिक थे
ये यूनिवर्सिटी में टीचर रहे थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, टोरंटो की यूनिवर्सिटी थी जो कि कनाडा में लोकेटेड है, ठीक है। इस बुक में बेसिकली जो बटरफ्लाइज हैं वो अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट करती हैं ये लिखा था, बेसिकली सारा इसको डिटेल्ड वे में इन्होंने बताया था। तो अब यहाँ पे रीड कर सकते हो, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। Okay, so he also asked readers to tag them for research, and this book opened a world of science to his young character. क्या था कि इन्होंने ना जब रिचर्ड एब्राइट जो थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ने अपनी इस बुक में लिखा था कि टैग देम फॉर रिसर्च। इन्होंने अपने रीडर्स को बुक में लिखा था कि मैं जब बटरफ्लाइज की रिसर्च कर रहा था तब मैंने काफ़ी सारी बटरफ्लाइज के ऊपर एक मार्क लगाया था कि जब वो माइग्रेट करे तो उनकी सारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं देखूं कि वही बटरफ्लाई है। उन्होंने एक मार्क लगा रखा था कि ये मेरी बटरफ्लाई है, और इन्होंने टैग करा था रीडर्स को कि जो भी मेरी टैग बटरफ्लाइज को इधर उधर देखे उनको मिले तो मुझे ज़रूर दें वो, ठीक है। तो इस बुक ने यंग कलेक्टर्स यानी कि हमारे रिचर्ड एब्राइट के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया था, साइंस का दरवाज़ा, वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे अभी थोड़ी स्लाइड्स में, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैच सो मेनी ऑफ देम इन 6 वीक्स। तो 6 हफ्तों में हम कैसे कलेक्ट कर सकते थे ऐसी बटरफ्लाई को जिसके ऊपर एक पैच लगा हो, एक टैग लगा हो। उन्होंने एक अपनी बेसमेंट में ही उन्होंने एक फीमेल बटरफ्लाई को पाला था अपनी बेसमेंट में, अपने घर की बेसमेंट में उन्होंने एक फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को पाला था। बहुत सारी बटरफ्लाइज थी, एक फीमेल बटरफ्लाई थी जो कि जिसने बॉर्न दिया काफ़ी सारी बटरफ्लाइज को, ठीक है। तो वो उन पर एक मार्क लगा रहे थे। ही वुड कैच अ फीमेल बट मोनार्क एंड टेक हर एग्स एंड रेज देम, लाइफ साइकिल यानी को, ठीक है। बट हैज ही डिडंट गेट मच फीडबैक स्टार्टिंग लूजिंग इंटरेस्ट इन इट। क्या हुआ कि इन्होंने फीमेल मोनार्क्स की जो बेबीज़ थे उनके ऊपर पैचेस लगे हुए थे, इनके ऊपर उन्होंने टैग्स लगाने शुरू कर दी और भेजनी शुरू कर दी। तो उनको इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं इतना बना, और ये जो इनकी जो थ्योरी उन्होंने निकाली थी कि इन्होंने जो पाली थी ये फीमेल बटरफ्लाइज, फीमेल मोनार्क पाला था। सबसे पहले तो बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे फीमेल मोनार्क क्या है। मोनार्क एक नाम है एक बटरफ्लाई का, ऐसे ही आप इस चैप्टर में वाइसरॉय बटरफ्लाई भी पढ़ेंगे। आप अभी मोनार्क बटरफ्लाई पढ़ रहे हैं जो कि एक नाम है बटरफ्लाई का, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में वो क्या बात कर रहे हैं, अब क्या हुआ, चैप्टर के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब इन्होंने काफ़ी सारे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देनी शुरू कर दी थी डिफरेंट फेयर्स में। सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने अपने टाउन का ही एक फेयर था, साइंस फेयर, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दी, जब ये कौन सी क्लास में थे, कौन सी ग्रेड में थे, 7th ग्रेड में थे। When he was in the 7th grade, he participated in the science fair and lost. तो इनके ये पहले साइंस फेयर में हार चुके थे, ठीक है। तो here he gets a hint of what real science is. यहाँ पे उनको धीरे धीरे हिंट्स मिलनी शुरू हुई कि असली जो साइंस का वर्ल्ड है, साइंस है क्या असलियत में। He learns that science is not a neat display of something but doing real experiments. कि किसी चीज़ की डिस्प्ले, हम आज काफ़ी सारे डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरीज को पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ रीडिंग नहीं है, एक नीट डिस्प्ले नहीं है जो हम पढ़ लेते हैं, पर इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रियलिटी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसा किया क्या था, इन्होंने दिखाया क्या था जो कि ये फेल हो गई थी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते कि इनके पहले साइंस फेयर में इन्होंने क्या शो किया था। इन्होंने फ्रॉग के जो टिश्यूज़ थे उनकी स्लाइड्स को शो किया था। इन्होंने एक स्लाइड पीपीटी बनाई थी जिससे कि फ्रॉग के टिश्यूज़ को शो किया था। उसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा था इनकी पहली कोशिश, पर इनको कोई प्राइज़ नहीं मिला, ये उस फेयर में हार चुके थे, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हेन ही वाज इन द 7th ग्रेड, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है व्हेन डिड ही पार्टिसिपेटेड इन द पार्टिसिपेटेड फर्स्टली इन द साइंस फेयर। तो ये 7th ग्रेड में थे तब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये क्या शो किया था, उन्होंने फ्रॉक की टिश्यूज़ को शो किया था, स्लाइड्स बनाई थी फ्रॉक के टिश्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर ये हार चुके थे। Here goes the next slide. Further achievements के अंदर आएगा he wrote to डॉक्टर, जो हमने फ्रेडरिक डॉक्टर के बारे में पढ़ा था अपनी स्लाइड्स में, उनको ये लिख रहे हैं और आइडियाज़ उनके लिए उनकी सजेशंस मांग रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंट में क्या शो करें, क्योंकि ये अपने साइंस फेयर में हार चुके थे। तो ये चाहते थे कि नेक्स्ट टाइम भी वो इसी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करें और कुछ पोजीशन ग्रांट करें। इसलिए उन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक से, डॉक्टर उर्को हार्ट से अपने आइडियाज़ थॉट्स शेयर करने के लिए डिमांड करी, उनको एक
लेटर लिखा कि जो भी इन्होंने रोट किया उनको, कि वो उनको सजेशंस दे एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग. He kept on working on them throughout his high school, which led him to many prize projects on international and national levels. तो जो जो डॉक्टर उर्को हार्ट ने इनको दी थी सजेशंस, उनके ऊपर इन्होंने अपनी पूरी हाई स्कूल में काम किया, जिसकी वजह से इनको ये साइंस फेयर में, जिस साइंस फेयर में हारे थे, उसी साइंस फेयर में इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ग्रांट की थी. अभी हम आगे रीड करेंगे उस चीज़ को. In 8th class, he found out the cause of viral disease that killed all the monarch caterpillars. He raised them in the presence of beetles. अब क्या होता है कि अगली बार फिर से साइंस फेयर लगता है. तो उस साइंस फेयर में तब ये 8th क्लास में थे. पिछली बार जब साइंस फेयर लगा था, हमने पढ़ा है, तब ये 7th ग्रेड में थे. अब इन्होंने नेक्स्ट साल फिर से ट्राई किया. उस साल में इन्होंने, पिछली बार तो इन्होंने फ्लॉकी स्लाइड्स दिखाई थी, इस साल ये वायरल डिसीज़ जो कि मोनार्क कैटरपिलर्स को हो जाता है. मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में हमने डिस्कस करा ना कि एक स्पीशी है, एक नेम है बटरफ्लाई का. मोनार्क बटरफ्लाइज को एक वायरल डिसीज़ हो जाता है. वो कौन सा वायरल डिसीज़ है? वो होता है एक वायरल डिसीज़ जो कि बीटल्स की प्रेजेंस में. इन्होंने नोटिस करा कि बीटल्स जब मोनार्क बटरफ्लाइज के पास आती हैं तो उनको एक डिसीज़ हो जाता है. तो वही ये देखते हैं कि 8th क्लास में उन्होंने देखा कि वायरल डिसीज़ कॉज हो रहा है एक मोनार्क कैटरपिलर्स को, वो हो रहा है प्रेजेंस ऑफ बीटल्स की. तो उन्होंने इस इशू को रेज किया. ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये साइंस फेयर में इन्होंने क्या था, ये इन्होंने 8th ग्रेड में अपनी क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाया था, और उसके अंदर इन्होंने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि क्यों जो है मोनार्क बटरफ्लाइज को वायरल डिसीज़ हो जाता है जब बीटल्स उनके पास आते हैं. तो ये उस प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे. तो मुझे लगा कि ये साइंस फेयर की बात हो रही है. ये साइंस फेयर की नहीं है. साइंस फेयर में अभी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है. अभी काफ़ी सारे रिसर्चेस में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हाई स्कूल में इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्चेस करी अपने प्रोजेक्ट्स पे. तो वही चल रहा है, इनका एक प्रोजेक्ट है ऐसा ही कोई, जिसके अंदर इनको ये मैं आपको डिस्कस करा अभी हमने कि मोनार्क बटरफ्लाइज को प्रेजेंस ऑफ बीटल्स में वायरल डिसीज़ हो जाता है और ये मर जाती हैं. ठीक है, तो अब इनके फर्दर अब लगता है साइंस फेयर. तो ये कौन सा इशू, कौन सी चीज़ को साइंस फेयर में शो करते हैं कि क्यों वाइस रॉय बटरफ्लाइज, जैसे मैंने को बात करी थी हमने स्टार्टिंग में कि हम मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, एंडिंग में हम यानी कि थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट्स पे चैप्टर के हम वॉइस रॉय बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं फिर क्या है वॉइस रॉय बटरफ्लाई. अब इन्होंने एक इश्यू बताया, इन्होंने एक चीज़ रेज करी कि वाइस रॉय बटरफ्लाइज, इन्होंने नोटिस करा कि वो मोनार्क को कॉपी करती है. यानी कि जैसे मोनार्क उड़ रही है वैसे वॉइस रॉय उड़ रही है. क्यों ऐसे उड़ रही है भाई? तो देख लेते हैं. दे आर द फूड ऑफ बर्ड्स. जो वॉइस रॉय बटरफ्लाइज है ना, उनको बर्ड्स खा लेते हैं. तो मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है, वो नहीं चाहती कि वो ठीक है, वाइस रॉय बटरफ्लाई नहीं चाहती, इसलिए वो मोनार्क को कॉपी करती है कि कैसे वो उड़ते हैं, हम भी वैसे उड़ेंगे, हमें नहीं फिर खाएगी बर्ड. वाइसरॉय टेस्ट गुड whereas monarchs do not taste good for bird. पर रियल रीज़न ये था कि वॉइसरॉय को अच्छी टेस्टी लगती थी बर्ड्स को, बट मोनार्क इतनी टेस्टी नहीं लगती थी बर्ड्स को, बटरफ्लाई. ठीक है, वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज दे वांट टू ट्रिक द बर्ड्स एंड सेव देमसेल्व्स. वॉइसरॉयज जो थी वो मोनार्क्स की तरह थोड़ी थोड़ी दिखती थी. छोटा सा डिफरेंस था वॉइसरॉय और मोनार्क्स के बीच में. मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस था. यहाँ पे देखिए, ये वॉइसरॉय का कैटेगरी है, ये मोनार्क्स की. जो वॉइसरॉय थी ना, आपने बटरफ्लाई को ऑब्जर्व करा अगर कभी अच्छे से, तो ऐसे की दिखती है कुछ. ये मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी डायग्राम से बना रही हूँ छोटी सी. ये जो बीच का सेंटर वाला जो होता है ना, ये था डिफरेंस. इनके वॉइसरॉय के सेंटर पे कुछ भी बीच का प्यूपा, इस पार्ट को हम प्यूपा बोलते हैं. ठीक है, तो इस प्यूपा पे कुछ नहीं था. पर जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी, बस एक सिंपल सा डिफरेंस था. सब कुछ सेम था, बस मोनार्क की बटरफ्लाई के जिस प्यूपा पे गोल्डन स्पॉट्स थे. क्या थे? 12 गोल्डन स्पॉट्स थे. हिंदी में समझे तो 12 गोल्डन दाने. सो टेलिंग यू कि ये डिफरेंस है, मोनार्क्स और वॉइसरॉयज में यही डिफरेंस है. तो क्या हुआ, द वॉइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज दे वांट टू ट्रिक द बर्ड्स एंड सेव देम. अब वॉइसरॉयज ऐसा क्यों करती थी, मोनार्क की तरह क्यों एक्ट करती थी, मोनार्क की तरह क्यों फ्लाई करती थी, ताकि वो बर्ड्स को ट्रिक कर सके और बर्ड्स को लगे नहीं ये तो मोनार्क्स है, इनको हम नहीं खाएंगे क्योंकि टेस्टी नहीं है. तो इसलिए वॉइसरॉयज इनको ऐसे ट्रीट, ऐसे सेम टू सेम कॉपी करती थी मोनार्क्स को. द प्रोजेक्ट वॉज प्लेस इन द फर्स्ट जूलॉजी डिवीजन. अब क्या हुआ कि ये साइंस फेयर का प्रोजेक्ट है, मैंने अपनी स्लाइड्स में मेंशन करना भूल गई थी. ये साइंस फेयर है, साइंस फेयर लग चुका है और फिर से सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना. एंड जूलॉजी डिवीजन में इनको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया.
यू कैन सी कि पहले ये हार गए थे और अब ये फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं जूलॉजी डिवीजन में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने अपने साइंस प्रोजेक्ट में, अपनी साइंस फेयर के प्रोजेक्ट में देखा कि इस 12 टिनी गोल्ड स्पोर्ट्स, हमने बात करी कि मोनाक के प्यूपा पे होते हैं। तो इन्होंने बोला मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने इसी को आगे खींचा और इसी के ऊपर फर्दर मोर एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूजन्स निकाली, काफ़ी सारे और एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारी रिसर्चेस करी इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, earlier it was assumed that they were just ornamental। देखिए अब क्या हुआ कि ये जो 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स थे, रिचर्ड एब्राइट कहते हैं, रिचर्ड एच एब्राइट कहते हैं कि काफ़ी सारे लोगों से उन्होंने पूछा कि ये गोल्डन स्पॉट्स थे क्यों। कुछ लोगों ने बोला कि भगवान जी की तरफ से इनको ऑर्नामेंटल, उनकी सुंदर लगने के लिए इनको पहले से ऑर्नामेंट्स की तरह एज अ गॉड गिफ्टेड मिले, तो उन्होंने इस बातों में बिलीव नहीं किया। ठीक है, but later Ebright along with his fellow students showed that the spots were producing a hormone necessary for the full development। पर लेटर एब्राइट ने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स, यानी कि अपनी क्लास के ही, अपनी यूनिवर्सिटी के शायद हो सकते, कहाँ इन्होंने अच्छे से मेंशन नहीं किया चैप्टर में, फेलो स्टूडेंट्स के साथ ये देखा कि जो स्पॉट्स थे जो इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहे थे, ये सारे 12 स्पॉट्स एक हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे, जो कि इस मोनार्क बटरफ्लाई की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। समझ में आया? It gave him entry in the International Science and Engineering Fair। अब ये जो साइंस फेयर में इस एंट्री, इस जो इन्होंने ये फाइंड करा था कि ये जो हार्मोन है एक रिलीज़ करता है, कैसे इन्होंने सारे रिसर्चर्स, कितनी मेहनत लगी होगी। अब क्या होता है कि उसी साइंस फेयर के इंटरनेशनल लेवल पे इनको क्या मिल जाती है, पहले तो मिलती है फर्स्ट पोजीशन और इनको ये एक एंट्री मिल जाती है इंजीनियरिंग फेयर में, यानी कि इनको ना एक लेबॉर्ट्री मिल जाती है 2 साल के लिए काम करने के लिए, जहाँ पे ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, अब जो साइंस फेयर लगता है तो इसके अंदर वो अपनी सीनियर ईयर में क्या करते हैं कि जो मोनार्क विंग होते हैं ना, वो एक कल्चर में और शो करते हैं कि ये जो सेल्स हैं, जो मोनार्क के विंग्स पे जो सेल्स हैं ना, वो डिवाइड होके एक नॉर्मल बटरफ्लाई को राइज करेंगे, और तभी करेंगे अगर वो बटरफ्लाईज हॉर्मोन्स पे, उन गोल्ड स्पॉट्स के हॉर्मोन्स पे फेड करेंगी, उन पर डिपेंड करेंगी, उन पर फेड करेंगी। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉन हिम द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। अब प्रोजेक्ट के लिए इनको क्या मिल गया, जूलॉजी के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल फेयर में, इंटरनेशनल साइंस हमने बात करी थी ना, वही प्रोजेक्ट चल रहा है अभी इनका, तो उस पे इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या होता है कि इन्होंने ना काफ़ी सारी फ़ोटोज़ स्टडी की केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स की एक्सरे के अंदर, और इस एक्सरे की वजह से, फ़ोटो की वजह से इनके डीएनए के डाउट सॉल्व हुए। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, जस्ट नॉलेज के लिए बनाई है, क्योंकि आपकी बुक में दे रखी थी इसके बारे में नॉलेज। ठीक है, इस पर कभी भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ना ही ये इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फर्दर इनकी जो सेल की जो ये सारा इन्होंने डिस्कवर करा, जो सेल से पहुंच गए, डीएनए से सेल तक पहुंच गए, फिर लाइफ ऑफ सेल्स पे पहुंच गए, ये सारी इनके फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी स्लाइड्स में। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक हमारी, मुझे लगता है लास्ट स्लाइड्स की से एक स्लाइड है, 1 मिनट। अब इनके एक सोशल स्टडीज़ के टीचर थी, हम समिंग अप कर रहे हैं, इनके एक सोशल स्टडी के टीचर थे जिन्होंने इनको बोला कि इनकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी माइंड है, क्यूरियोसिटी वाला माइंड है, बहुत जिज्ञासु है काफ़ी सारी चीज़ों को जानने के लिए, तो इनका एक ब्राइट फ्यूचर होगा, इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम कलेक्टिंग हिज बटरफ्लाइज, तो इन्होंने अपनी बटरफ्लाइज कलेक्ट करने से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। हमने पढ़ा था ना कि 25 स्पीशीज़ इन्होंने कलेक्ट कर दी 6 वीक्स के अंदर, तो दिस लेड हिम टू द थ्योरी ऑफ लाइफ सेल्स। कहाँ पर ये उस 25 स्पीशीज़ को कलेक्ट करने से लेके लाइफ सेल्स तक पहुँच गए थे, हमने पढ़ा है ना। हम जबकि साइंस में इंटरेस्टेड नहीं थे, इन्होंने अपनी अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट था, जैसे कि हमने पढ़ा था शुरुआत में रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, है ना। सो चैप्टर का टाइटल है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। देयर आर्ट मेनी क्वालिटीज़ गोइंग टू मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इनकी जो क्वालिटीज़ थी, इनकी जो आर्ट थी, क्रिया थी ये करने की काम को, ये धीरे धीरे इनको साइंटिस्ट बना डालती हैं। ठीक है, ये बहुत क्यूरियस थे, हार्ड वर्किंग थे, डेडिकेटिव थे, कॉम्पिटिटिव थे, बट नॉट इन द बैड सेंस। देखिए साइंस फेयर में बार बार ये हार रहे थे और फटाफट से कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी इन्होंने सजेशंस ग्रांट की थी। किन से ग्रांट की थी ये मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में डालें किन से इन्होंने सजेशंस ली थी। मैं आपको हिंट देती हूँ कि एक बुक थी, इन्होंने एक बुक पढ़ी थी, मोनार्क की एक बुक थी, एक्स मोनार्क, तो उसमें से इन्होंने
उनकी ही बुक की राइटर थे। नेम आपको पोस्ट करना है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए प्लीज़। आई वुड फील हैप्पी अगर आप कमेंट करेंगे मुझे, ठीक है। तो ही वॉज नॉट कॉम्पिटेटिव बट नॉट इन बैड सेंस। वो कॉम्पिटेटिव थे बोले थे बैड सेंस में, बैड तरीके से वो कॉम्पिटिशन नहीं करते थे किसी से कि हाँ मुझे जीतना ही जीतना है, वो अपने लिए करते थे, ठीक है। ही हैड अ विल टू विन एंड ही वॉज इंटेलिजेंट एंड वर्कड फॉर द राइट रीजंस। ही डिडंट रन आफ्टर प्राइजेस। उनको प्राइजेस की नहीं पड़ी थी, उनको एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट चीज़ों के ऑब्जर्वेशंस की क्यूरियोसिटी थी उनको, काफ़ी सारी चीज़ें जिज्ञासु थे वो जानने के, तो उनने प्राइजेस के पीछे नहीं भागते थे वो। अब देखो ये मैं आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यूआरएल पेज है ये मेरा, ठीक है। तो एग से कैटरपिलर और कैटरपिलर से फर्दर प्यूपे बन जाता है एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई फॉर्म हो जाती है। आपको पता चल गया होगा लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ये आप स्टेजेस देख सकते हो पिक्चर्स, ओके। ये प्यूपा है, देखो ये प्यूपा है, डेवलप हुआ नीचे धीरे धीरे कोकून में एंड देन ऑल दिस हैपन्स। देखो नीचे फिर फटाफट से ये देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो है इसके चिपका हुआ है, फिर धीरे धीरे पतला सा हो गया एंड देन देखो बटरफ्लाई बन गई है एंड में, पूरा विंग्स सपोर्ट मिल गई, ये आपकी सुंदर सी बटरफ्लाई बन गई, ठीक है। तो अब जो बुक थी ना ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क हमने डिस्कस की थी, ये बुक है वो दिख गई आपको, पर यहाँ पे गलत लिखा हुआ उनके राइटर का नेम। सो ये थे हमारे रिचर्ड एब्राइट, ओके। सो ये एक पिक्चर लिया है मैंने एक साइंटिस्ट की, ये रिचर्ड एब्राइट नहीं थे शायद। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई स्लाइड्स, ठीक है, एंड वॉचिंग दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर की समरी क्लियर हो गई होगी, जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप कौन कौन से चैप्टर्स और चाहते हैं। आई नो एक लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग चैनल से कमेंट आया था मुझे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मैम, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, सॉरी आई मेंशन द चैनल, बट हाँ आपने कमेंट किया था बेटा मुझे। सो आई विल सून पोस्ट इट। बस मैग्नेट इफेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाए, ये मैं बीच में इसलिए ले आई क्योंकि हमारी इंग्लिश काफ़ी पीछे चल रही थी। लेटर टू गॉड हमने सिर्फ अब तक करा था, जो कि टर्म 1 का था, टर्म 2 में हमने कुछ नहीं खास करा, तो कोई बात नहीं, हम करेंगे धीरे धीरे सब कुछ आगे आगे ले आएंगे अपने सिलेबस को। सो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे मेरी मेहनत, और अगर आपको समझ में आ गया चैप्टर, ठीक है। अब देखिए बच्चा, मैं आपको एक बार समिंग अप करवा देती हूँ फिर भी, ताकि आप भूल ना जाओ। सबसे पहले वो एक 25 स्पीशीज़ को कलेक्ट करते हैं, उनकी मदर उनको काफ़ी सारे टूल्स ला के देती हैं, कैमराज, गंटिंग टूल्स, रात को नाइट शो देखने के लिए स्टार्स का, उनके लिए टेलीस्कोप्स अरेंज करवाती हैं। मदर सपोर्टर रही हैं, पापा की डेथ हो गई थी जल्दी, फिर वो काफ़ी सारी डिस्कवरीज करते हैं, साइंस फेयर में पार्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड में वो लाइफ ऑफ थ्योरी ऑफ सेल्स को सारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आज हम पढ़ते भी हैं उनकी साइंस में, ठीक है। 9th क्लास में हमें चैप्टर है फुल फ्लेज एक सेल के ऊपर, तो आपने पढ़ा होगा आई होप, ठीक है। सो थैंक यू, मैंने सब मेकअप भी कर दिए। वीडियो को लाइक कर देना, फिर से कह देती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन नोटिफाइड पे क्लिक्ड है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, ऑल पे कर दो ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का अपडेट्स मिल जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।